आखिरकार ये क्यों लगता है आपको फराज किदवई कि कांग्रेस से नहीं हो पाएगा? अमीश जी, एक शेर से मैं अपनी शुरुआत करूंगा। आदरणीय ममता बनर्जी जी के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला है वो 100% सही बोला है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस देश ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो पॉलिटिकल विंग है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और तमाम जो इनकी एजेंसीज हैं, उनसे अगर इस देश में कोई मजबूती से लड़ रहा है तो आज की तारीख में आदरणीय ममता बनर्जी वो सारी बातें सही है, लेकिन कांग्रेस से क्यों नहीं हो पाएगा? सुनिए, प्रश्न का जवाब दीजिए ना फराज साहब। अरे सुनिए तो मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। एक शेर सुन लीजिए, बड़ा मेरा मन कर रहा है आपको एक शेर सुनाने का कि दवा जब असर करे तो ममता की दुआ काम आती है, ममता की छांव में हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो आदरणीय ममता बनर्जी जी की जो ममता की छांव है, उसके तले इंडिया गठबंधन की जो मुश्किलें हैं, जो भी मुश्किलें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और सुधांशु जी की पार्टी जो पैदा कर रही है, वो दूर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं, देखिए अमीश जी, आज की तारीख में अमीश देवगन जी का आर पार का जो शो है वो क्यों इतना हिट है? वो इसलिए इतना हिट है कि उसकी एंकरिंग आप शानदार करते हैं, एक सीरियस हाथों में है। तो वैसे ही इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व है, वो जब तक के एक सीरियस हाथों में नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मोदी जी को इस बार तो रोक लिया, लेकिन जब तक के इंडिया गठबंधन की कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व के हाथ में नहीं जाएगी, मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ये कठिन है और इसको जीतने के लिए हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तहसीन पूनावाला, तहसीन को मैं लेता हूं। तहसीन पूनावाला, मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है नॉन सीरियस है राहुल गांधी और कमान ममता जी और अखिलेश जी को देनी पड़ेगी तभी खेल बन पाएगा? उधर से उद्धव गुट भी यही कह रहा है कि खेल बिगाड़ती है कांग्रेस, पोस्टर और बैनर लगाती है लेकिन चुनाव को हार जाती है। अमित जी, सबसे पहले आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज में कहूंगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये बड़े नेता, कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी, ये सच्चाई को हमें जानना होगा। लेकिन आप अगर एक ही ब्रश में सबको, एक ही रंग में सबको ढालोगे तो फिर शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। यूपीटी की मैं बात कर रहा हूं। शिवसेना को कांग्रेस के मुस्लिम वोट और दलित वोट और ओबीसी वोट मिले, उनका मराठी मानुस वोट आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के पास चला गया और उनका जो हिंदुत्व का वोट है भाजपा के पास चला गया। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जब हम समझेंगे तब हम पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं। अब जो आपका तीसरा सवाल था, क्या आदरणीय राहुल जी गंभीर है या नहीं, मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूं, मुझे सौभाग्य मिलता है कि आपके साथ शो में मुझे मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। रोज 10 में से 8 शो हम राहुल जी पे डिस्कशन करते हैं। तो राहुल जी अगर इतने इररेलेवेंट है, नॉन सीरियस है, तो आदरणीय सुधांशु जी जैसे दिग्गज नेता से लेकर आदरणीय फराज किदवई कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अखिलेश जी के हाथ में कमान देनी पड़ेगी तभी खेल बन पाएगा, नॉन सीरियस नेताओं से कमान लेनी पड़ेगी, निशाना डायरेक्ट है। इंडिया अलायंस के जो भी नेता के हाथ में हो, सारे नेता केपेबल है भाजपा को हराने के। तो राहुल जी चाहे फिर आप भी मानते हैं राहुल जी के बस की बात नहीं? मैं मानता हूं। अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूं। इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक जमहूरियत वाला अलायंस है। इसमें सारे वरिष्ठ नेता बैठकर तय करेंगे कौन चेहरा बनेगा। इसमें कौन सी समस्या है? अगर वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को तय करे, आदरणीय ममता जी को तय करे, आदरणीय उद्धव जी को तय करे, आदरणीय स्टैलिन जी को तय करे, ये इंडिया अलायंस तय करेगा। ये लोकतांत्रिक अलायंस है। अभी इंडिया अलायंस तो नहीं है ना, इंडिया अलायंस तो नहीं है ना। महाराष्ट्र में एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, बंगाल में एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। एक सेकेंड, नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया अलायंस है, राज्य के लेवल पे हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी 101 है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, फराज 30 सेकंड जवाब। फराज भाई भी इत्तेफाक रखते हैं मुझसे।
हाँ, देखिए अमीश जी, मैं पूरी गंभीरता से एक बात बोल रहा हूं कि जो मैंने बोला ना, मैं किसी के ऊपर निशाना नहीं साध रहा हूं। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन अमीश जी, अगर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को ठीक से हैंडल किया गया होता तो नरेंद्र मोदी आज इस देश की संसद में नेता विरोधी दल होते, ना कि किसने हैंडल नहीं करा? तो अब आप डोनर हो रहे हैं, हैंडल किसने नहीं करा? इंडिया अलायंस की तो घटक आप भी थे। मैं जवाब देता हूं इसका, मैं बताऊं किसने हैंडल नहीं किया। लेकिन लीडरशिप इंडिया अलायंस की हम तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रतिबद्ध थे और हमने कर दिखाया। लेकिन जब एग्जाम किया, कांग्रेस के नेता शकील अहमद कहते हैं कि राहुल गांधी डरपोक नेता है, वो कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है। जवाब 30 सेकंड में दें सुधांशु त्रिवेदी जी। आदरणीय शकील अहमद जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं कहना है जो उनकी गुस्ताखी में कोई शान हो, लेकिन वो एक कॉर्पोरेशन के चुनाव में 10 लोग, मैं 11 लोगों की बात नहीं करता, 10 लोग रिक्शा में ले आएंगे ना तो मैं नतमस्तक होगा उनके सामने, 10 लोग। और ये कांग्रेस की गलती थी कि वो लोगों को पहचानती नहीं, ये भी मैं कहता हूं। मैं कांग्रेस में शकील अहमद की कोई हैसियत नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की अगुवाई में कांग्रेस हार की सेंचुरी लगाने के बेहद करीब खड़ी है। अब सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, कांग्रेस ने अभी अभी अपनी स्थापना के 140 साल बनाए हैं और राहुल गांधी जी अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नेता हैं, जिन्होंने 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में उसको न्यूनतम बिंदु तक पहुंचाने में शानदार सफलता हासिल की है। अभी इन्होंने बोला, और ये देखिए किस बात का हल्ला मचाते हैं, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। अभी संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8% वोट मिला और 6 सीटों पर शानदार सफलता मिली। और ये कहते अगर वोट चोरी हो गया तो 2010 के चुनाव में बिहार विधानसभा में कांग्रेस को 6% वोट मिला था और 4 सीटों पर शानदार सफलता मिली थी, 231 पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार तो खैर चूंकि आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, सारी सीटों पर लड़े नहीं, तो जो इनको परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आरजेडी का भी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये 6% वोट आपका 2010 में था, 8% वोट आपका 2025 में, ये था क्या जो चोरी हुआ है? इस ढंग के फॉल्स नैरेटिव बनाकर, और मैंने एक लाइन में जवाब दो, एक लाइन अलायंस कोई विराट व्यक्तित्व या भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूरी बात कह दूं फिर आप तहसीन भाई जवाब। सॉरी, माफी चाहता हूं। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना था, इसका भाजपा की सरकार एनडीए को हराने से कोई मतलब नहीं था, ना मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई मुकाबला था। ये विपक्ष में अपनी प्रासंगिकता साबित करने और नेता विपक्ष के पद को पाने की एक छटपटाहट मात्र थी, जिसकी हल्की सी झलक 2024 में दिखी। तो जब राहुल गांधी जी ने 2024 के लोकसभा के बाद का भाषण दिया है, मैं लोगों से जाके कहूंगा, पूछिए उनसे, वो तो रायबरेली नहीं जीत पाते अगर समाजवादी पार्टी की कृपा नहीं होती। मगर अपने भाषण में उन्होंने जितने इंडिया अलायंस के नेता थे, किसी को भी धन्यवाद दिया अपनी उसके लिए, शरद पवार साहब को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, ममता बनर्जी जी को दिया, स्टालिन को दिया, किसी को नहीं दिया। बस ये शो करने में लगे जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो बाद में आप देखिए उसके सब छटकने लगे। दिल्ली हुआ, आम आदमी पार्टी छटक गई, महाराष्ट्र में कांग्रेस छटक गई, अभी के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन में उनका साथ नहीं दिया। तो आज उनकी स्थिति यह हो गई कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, उस दिशा में जाकर बैठे हुए हैं। तो जिसे उसी गीत की दूसरी पंक्ति कह देता हूं जो इंडी गठबंधन पे एकदम सटीक लागू होती है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है सबसे कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और अंत में एक और बात कह दूं, नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता। जी। क्रिकेट के मैच से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान के पक्ष में बयान, पाकिस्तान के मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले अपने को इंडिया गठबंधन कहते थे, वो भी नकाब पूरी तरीके से उतर गया कि नाम इंडिया दिल में पाकिस्तान। ओके, जवाब